Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS last year. Also, it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो, मेरा नाम शिवानी है एंड इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में मेरी रैंक 71 आई थी एंड मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है एंड दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट. सो अभी मैं आपको अपना GS3 मैंने कैसे तैयार किया उसके बारे में बताना चाहूँगी. GS3 का एक मेजर पार्ट इकोनॉमिक्स होता है, तो इसे मैंने अपने ऑप्शनल के साथ ही मर्ज करके तैयार किया था. तो उस पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज अगर हम बात करें तो सबसे पहला सोर्स जो मेरा था वो था मिश्रा एंड पुरी की एक किताब आती है ऑन इंडियन इकोनॉमी. उसको लेकर मैंने उससे अपने नोट्स बना लिए थे. वो काफ़ी एक बल्कि बुक है और उसमें जो डेटा एंड फिगर्स हैं वो थोड़े पुराने दिए हुए हैं. तो इसके अलावा आई थिंक इट कवर्स मेजर पार्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस फॉर GS3. सो एग्रीकल्चर कवर हो जाता है उसमें, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज एरियाज़ आर सेपरेटली कवर्ड. तो ये आपका एक बेस बन जाएगा अपने नोट्स के लिए. आप इसे सप्लीमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के थ्रू. तो अगर आपको रेलेवेंट प्रेजेंट डेटा चाहिए तो आप इकोनॉमिक सर्वे को रेफ़र कर सकते हैं, विच इज़ एसेंशियली ट्रेजर ट्रोव ऑन द इंडियन इकोनॉमी, एंड इट प्रोवाइड्स यू ऑन relevant data not just for like 1 year but also for the past few years. So that would give you a sense of how the Indian economy is performing. And beyond this, current affairs आप prefer कर सकते हैं. I used Vision का Mains 365 and I had a very selective reading of it depending upon different sectors. जो थे उसके हिसाब से ही मैंने उसको पढ़ा. I didn't go in depth. I don't think it's very necessary कि आप उसको इन डेप्थ पढ़ें because it adds to the bulk of your notes. In this case, when you are preparing for the economics part of GS3, आप एक बार past years पढ़ लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस एरियाज़ पे आपको फोकस करना है और किस एरियाज़ के आपको नोट्स बनाने चाहिए. इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, और आप अपने नोट्स उसी हिसाब से फिर फ्रेम कर पाएंगे. नेक्स्ट पार्ट आता है इसका इकोनॉमिक्स के लिए. देयर इज़ अ ब्लॉग ऑफ अर्थापीडिया विच हैज़ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इन इट. तो जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का सब पार्ट है इन GS3 आप इस ब्लॉग से देख सकते हैं. इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और काफ़ी डिटेल में भी दिया हुआ है, तो आप समझ भी सकते हैं आसानी से. फिर साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही डायनामिक और वास्ट टॉपिक है. इसको करंट अफेयर्स से ही प्रिपेयर करना मैंने वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. तो एक तरफ मैंने करंट अफेयर्स रखे थे एंड ऑन द अदर साइड आई यूज्ड द PMFIS करके एक ब्लॉग है. उस पर साइंस एंड टेक के बेसिक जो साइंस एंड टेक होती है, द अचीवमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट एंड एडवांसमेंट्स, न्यू एडवांसमेंट्स, इन सब के बारे में उस साइट पे अच्छे से कवर किया हुआ है. तो मैंने उधर से अपने नोट्स बना लिए थे एंड देन अगेन आई सप्लीमेंटेड देम विद करंट अफेयर्स. तो जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात हो रही है या फिर चंद्रयान के ऊपर बात हुई, तो दैट आई एडेड टू माई नोट्स. इससे काफ़ी स्पेसिफिक नोट्स भी बन गए मेरे, और ये क्वेश्चंस रेलेवेंट भी हैं और पास्ट ईयर्स में भी आए हुए हैं. तो इससे एक अच्छा आइडिया भी हो गया कि कैसे मुझे आंसर करना है उन क्वेश्चंस को. अगेन आई वुड से कि एक बहुत ही वेरिएबल और वास्ट एरिया रहता है साइंस एंड टेक का.
वो काफ़ी जनरल चीज़ें भी पूछते हैं और काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछते हैं, तो इस पे अपना ज़्यादा टाइम लगाने से इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव। सो इंस्टेड आई वुड रिकमेंड कि आप अपना बेसिक्स कवर कर लीजिए और अपने करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए। बियॉन्ड दैट आप अपनी डिराइव्ड नॉलेज से आंसर लिख सकते हैं, तो बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कवर एवरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। तो एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पार्ट है, उसका नोट मैंने ऑनलाइन बना लिया था। वो रिसेंटली भी न्यूज़ में रहा था, तो मैंने उससे डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैव उनका समरीज़ फॉर दिस, तो उससे मैंने एक अपनी समरी बना ली थी। एंड उसके बाद एक इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी जो हो जाती है, उसके लिए मैंने PIB को रेफ़र किया था। उससे को रेफ़र करके मैंने सारा जो इंडिया का NDC है, पंचामृत है, उसके ऊपर अच्छे से मैंने नोट बना लिए थे। एंड साथ ही साथ आई वेंट बैक टू डिफरेंट क्लाइमेट समिट्स जो हुए हैं फ्रॉम पास्ट 1992 टिल प्रेजेंट, सो गिविंग मोर वेटेज टू द प्रेजेंट क्लाइमेट समिट। एंड आई मेड नोट ऑन कि उस समिट में क्या इंडिया का पोजीशन रहा है और किस चीज़ों में इंडिया हैज़ फोकस्ड मोर ऑन, सो दैट आई एडेड टू माई नोट्स। एंड इट हेल्प टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि इंडिया की पॉलिसी क्या है और डिफरेंट क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इश्यूज़ करंट में क्या हैं। इसके बियॉन्ड टू कवर द पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन पार्ट ऑफ द सिलेबस, देयर इज़ शंकर IAS का एनवायरनमेंट का बुक। आई यूज़ दैट टू स्टडी प्री एज वेल, तो मैंने वही नोट्स लिए थे एंड आई मेड देम फॉर मेंस एंड दे हेल्प मी कवर द एनवायरनमेंट वाला पार्ट अच्छे से। इसके अलावा सिक्योरिटी कवर करने के लिए देयर इज़ अ बुक कॉल्ड चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी by Ashok Kumar. I think that book is oriented towards the exam, so it covers comprehensively जो आपके different parts of the syllabus है। आप उस बुक को रेफ़र करके आप अपने नोट्स बना लीजिए। ज़्यादातर वही चीज़ें आती हैं जो करंट अफेयर्स में रेलेवेंट रहती हैं, तो उस पे फोकस करना becomes very important. Then when it comes to disaster management, that I believe is समथिंग दैट यू विल हैव टू गूगल। आप वो गूगल कर सकते हैं, उसका आप डिफरेंट डिज़ास्टर्स ले लीजिए, जैसे फ्लड्स हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक हो गया। आप इसका देखिए कि इनका कॉज क्या होता है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है। कोई रीसेंट इवेंट हो जो न्यूज़ में आया हो, तो उसका आप एग्ज़ाम्पल नोट कर लीजिए एंड हाउ टू मिटिगेट इट। एंड देन अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट की स्पेसिफिक पॉलिसी रही है, तो NDMA की वेबसाइट पे दे हैव गिवन डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज डिज़ास्टर्स। आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। वेरी ब्रीफली, देयर आर hefty documents, these are proper big documents and reports, तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें ब्रीफली रेफ़र कर सकते हैं एंड दे विल बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट how Indian government is organizing disaster relief efforts। and इस केस में कोई भी चीज़ जो करंट न्यूज़ में आई है, कोई डिज़ास्टर जो करंटली न्यूज़ में है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, स्टैम्पेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन चीज़ों पे आप फोकस ज़रूर करिएगा, इनका स्पेसिफिक नोट बना लीजिएगा, तो आपको आंसर राइटिंग में भी आसानी होगी। तो इस पेपर में मेरे मार्क्स 100 थे एंड आई रिलाइड ऑन माई ओन नोट्स। I did not take any coaching for preparing for this. However, I took help of test series. I subscribed to 2 test series. एक Vision IAS की test series थी और एक मैंने Forum IAS की test series यूज़ की थी। तो both of these test series were useful and they helped me know कि time limit में पेपर कैसे complete करना है, तो वो part भी उसमें काफ़ी useful रहा उन test series के through. So throughout my 4 attempts I realized that this paper is very dynamic and it's a very current affairs based paper. तो major role इसमें beyond आपकी specific books और आपके specific notes, current affairs का एक major role रहता है।
तो अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करें, मेजर इवेंट्स अगर आप नोट कर लें और उनको अच्छे से तैयार करें, तो आपका ये पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा. व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग फॉर दिस पेपर, आई प्रिपेयर डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट. तो जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, तो मेरा ये फॉर्मेट था उसमें कि I would start with a data or a committee report, and then after the main body, my conclusion in this paper was always very optimistic. For example, कि how will this help in reaching the goal for Viksit Bharat, या फिर how will this help in fulfilling our SDG का जो target है वो कैसे हम fulfill कर सकते हैं. How can we fulfill our climate target if we follow this particular recommend. So basically जो conclusion था, I tried to keep it as optimistic as possible, and I tried to also add not just data, facts and figures, but also कि अगर कोई SDG है उससे related, if there's a SDG on zero hunger, I added that. Climate action पे there's an SDG, so I added that in this paper. For writing answers in security, it becomes important कि आप start करें from committee report. अगर आप वो कोट कर पाते हैं और कोई करंट इवेंट अगर आप कोट कर पाते हैं, तो that helps a lot in starting और introducing your answer. आप कंक्लूड भी इसी तरह कर सकते हैं कि आपने रिकमेंडेशंस दे दी किसी कमेटी रिपोर्ट की, तो वो अगर आप बता दें तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन हैविंग अ प्रॉपर कंक्लूजन टू योर आंसर. बियॉन्ड दैट, साइंस एंड टेक में यू शुड आई थिंक स्टिक टू द क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल. जो क्वेश्चन में पूछा है अगर आप वो डायरेक्टली या आंसर कर पा रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट. फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गिविंग एग्जाम्पल्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये डिज़ास्टर पहले कहाँ पे हुआ था, एंड गिविंग इंडियाज़ पॉलिसी ऑन दैट पर्टिकुलर डिज़ास्टर. या फिर कोई रिसेंट में लैंडस्लाइड मैपिंग हुई है तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं. दैट एड्स वेटेज टू योर आंसर एंड मेक्स इट मोर कंप्लीट. आफ्टर दिस आई थिंक कि इस पेपर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है. सो अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी करंट अफेयर्स हैवी पेपर. इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको सब पता होगा या आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो नॉलेज है दैट यू कैन अप्लाई टू हाउ टू आंसर what the question is demanding. अगर आप उस तरह से फ्रेम करते हैं अपने आंसर को, that gives you an edge and helps you also write a very complete answer as such. So इससे आपका एक अच्छे से तैयारी होगा. इसके लिए अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप पास्ट ईयर्स अच्छे से पढ़ें. आई नो कि ये करंट अफेयर का फोकस्ड पेपर है, बट अगर आप एक पास्ट ईयर्स पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सिक्योरिटी के इतने क्वेश्चंस आएंगे, एनवायरनमेंट पे एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, एक 10 मार्कर आएगा या फिर एक 15 मार्कर आएगा. उस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो आप उस हिसाब से उसकी तैयारी कर सकते हैं उतना वेटेज देकर उस पर. सो अगर आप पास्ट ईयर्स करते हैं तो उससे एक ये बेनिफिट ज़रूर रहेगा आपको. ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, पर ऐसा होता है कि ये तो मतलब इसकी तैयारी नहीं की थी आपने, पर फिर भी आपने आंसर कर दिया. सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर, मैंने कोई ऑनलाइन चैनल्स या कोई ऑनलाइन मटेरियल एज सच यूज़ नहीं किया था. आई रिलाइड मेनली ऑन current affairs, past years and my own notes. So I consolidated all of these 3 into one note which I used for writing answers, and I continued this. I had the same strategy for my last attempt as well, and I continued this strategy because दोनों ही cases में मेरे अच्छे marks आए थे, तो इसीलिए मैंने ये strategy continue रखी. Finally जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो इन दैट केस लेट्स से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी ट्रिकी, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसे आंसर कैसे करें. जनरली इस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं बिकॉज काफ़ी करंट अफेयर कंपोनेंट अटैच्ड है और काफ़ी रैंडमनेस है इस पेपर में. सो इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस, I think it's necessary that
you don't panic. First of all, you try and remember कि what is the related thing, आपने इसके related में क्या चीज़ पढ़ी है which you can utilize in your answer. For example, इस बार एक एस्टेरॉयड अटैक, अगर एस्टेरॉयड इंडिया अर्थ पे फॉल करता है तो उस पर एक क्वेश्चन आया था दैट क्या लाइफ एक्सटिंक्ट होगी इस केस में. तो ये ऐसा बहुत ही रैंडम सवाल था अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर हम इसका याद करें कि नासा हैज़ अ डार्ट स्ट्रैटेजी, देर आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विच वर बीइंग डन जिसमें नासा हैड टेकन पार्ट, इसरो हैड टेकन पार्ट. सो अगर हम ये पैनिक ना करें एंड देन इफ़ वी ट्राई एंड रिकॉल दीज सिंपल फैक्ट एंड देन मोल्ड देम इनटू एन आंसर of how it was or how you can write this answer, have a proper body कि इसमें impact क्या होगा, इसका mitigate करने के लिए जो strategies हैं वो आपने कोई सोची हो या फिर कोई गवर्नमेंट्स ने ली हो, तो अगर आप वो लिख सकते हैं इस केस में, so that will help it make a conclusive answer and it will also help you fetch some marks at least. It is possible that you won't be able to fetch very nice marks in such a random question, but I believe कि अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो that helps at least थोड़े marks आपको मिल जाएंगे and वो blank नहीं जाएगी आंसर शीट. In terms of time management, I did not divide question wise. मैंने ऐसे डिवाइड नहीं किया था कि 7 मिनट में इतना क्वेश्चंस पूरा करना है. मैंने डिवाइड किया था कि 5 questions I will complete in about 32 minutes. Then next 5 questions, the 10 markers. Then next 10 markers I'll do by the time the clock hits 1 hour 10 minutes. And then after this I'll complete my 15 markers. और एंड में मैं कोशिश करूँगी कि 5-6 मिनट रहें कि मेरा राइटिंग स्पीड ऐसा होना चाहिए कि आई हैव सफिशेंट टाइम कि आई कैन गो बैक, कि अगर किसी क्वेश्चन में मैंने स्पेस छोड़ी है कुछ लिखने की, सो आई कैन गो बैक एंड राइट. ऑल्दो आई वुड एडवाइज़ कि आप यू ट्राई एंड कंप्लीट योर आंसर्स इन वन गो एंड इंश्योर कि रिविजन्स और बार बार आने की आपको ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज दैट ऑल्सो आई बिलीव काउंट्स एज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड काफ़ी शॉर्ट टाइम लिमिट रहता है इस पेपर में. सो अगर आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, आई hope it helps you in preparing for paper GS paper 3. जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो मैंने भी ये किया था कि आई वुड गो टू विजन की वेबसाइट और वहाँ पे उनके पास्ट ईयर टॉपर्स के आंसर शीट्स दी हुई होती हैं. आई वुड रीड थ्रू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों ने अपने आंसर्स कैसे लिखे हैं, एंड इससे मेरा आंसर्स में हाउ आई कैन इम्प्रूव and what I can add. So these things I noted down and this is how I worked upon improving my answers. इसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, as I mentioned, ये पेपर बहुत करंट अफेयर हैवी है, पर आई बिलीव कि एक सोर्स अगर आप यूज़ कर लें तो मेरे केस में मेरे अपने करंट अफेयर्स के नोट्स थे और उसके बाद मैंने बहुत bare bones reading I did for visions का mains 365, so that I feel is more than sufficient. You choose one source and you choose the major events that are there for the past 1.5 years is more than enough in order to prepare for this paper. And beyond that, अगर हम budget and economic survey की बात करें, these are bulky documents and I don't think there's a need कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को कवर टू कवर पढ़ें. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बजट, द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच इज़ वेरी हेल्पफुल. इट टेल्स यू अबाउट नॉट जस्ट द एरियाज दैट द गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन, इट ऑल्सो टेल्स यू द स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट इज़ इंट्रोड्यूसिंग एंड द मेन डेटा पॉइंट्स ऑल्सो आपको उनकी स्पीच से मिल जाते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट हो गया, ग्रोथ रेट हो गया. So these data points also you can get from there. Beyond this, budget को पढ़ने के लिए PRS और PIB में से किसी एक की भी आप summary ले लीजिए, आप उसको go through कर लीजिए and that should be sufficient to cover budget. After this,
when we talk about economic survey, again it's a very bulky document. I don't think there's a need to read the entire document. Instead आप उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, दैट्स एन ओवरव्यू ऑन इंडियन इकोनॉमी. अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हर चैप्टर के स्टार्ट में देयर इज़ अ स्मॉल समरी ऑफ उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं. इट्स अ हाफ पेज समरी फॉर ईच चैप्टर. तो आपका एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के लिए हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, पॉवर्टी, सोशल डायमेंशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं. तो एवरी चैप्टर हैज़ दिस शॉर्ट समरी एंड यू कैन यूज़ दैट टू गेट not just data points but also the major schemes are mentioned within that summary. Beyond that, PIB has a highlight and summary of economic survey. अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, and that is more than enough to cover the entire economic survey. So this was all about how I prepared for GS3. It is a current affairs heavy paper. However, past years have an important place in the prep for this paper. So I wish everyone all the best, and I hope कि आप इस पेपर की अच्छे से तैयारी करें और उस हिसाब से आपके अच्छे मार्क्स आए. थैंक यू.